हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानमी। ये एक और उर्दू स्पेशल डिस्कशन है और हमारे साथ एक बार फिर अमार खान मौजूद हैं, जिनको मैं हर दफ़ा बुलाता हूं जब भी कोई एनर्जी सेक्टर या पावर सेक्टर की कोई इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होती है। कुछ लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा कि द न्यूज़ की एक रिपोर्ट आई है, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी कि जो एलएनजी का स्पॉट टेंडर पाकिस्तान ने परचेज करने की कोशिश की है नवंबर के लिए, क्योंकि गैस की शॉर्टेज है। उसकी कीमत जो रिपोर्ट में जो आ रही है वो कतर की जो एलएनजी है उससे ज़्यादा महंगी है। और हमने तो काफ़ी सालों से यही सुना था कि कतर की जो कीमत थी वो बहुत ज़्यादा थी और हुकूमत ने अरबों रुपए का नुकसान करवा दिया। तो अब ये प्राइस जो ज़्यादा हो गई है कतर से भी, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? तो अमार, वेलकम वेलकम वंस अगेन टू पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया उजैर। तो शुरू इसी बात से करते हैं कि ये क्या मार्केट में क्या हो रहा है कि भाई पहले तो कहा जाता था कतर की गैस बहुत महंगी है, अब उससे भी महंगी खरीदने वाला है पाकिस्तान। देखें, इसमें होता ये कीमत एक ऐसी चीज़ पे है जिसपे जितनी कम बात की जाए उतना बेहतर है, बिकॉज बहुत लोगों को जो है मालूमात नहीं होती। बहुत लोग जो कि मतलब ज़्यादा बहुत लोगों को मालूमात नहीं होती, जिसकी वजह से फैक्ट्स जो है वो सही तरह बता नहीं पाते। आई थिंक सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हम ये समझें कि एलएनजी की जो प्राइस है वो बनती किस तरह है, डिटरमिन किस तरह होती है। जो एक फॉर्मूला है वो ये होता है कि जी जो क्रूड ऑयल की प्राइस है उसका तकरीबन एक स्लोप होता है। स्लोप से मुराद ये है कि एक कुछ फीसद में होता है, 13% हो सकता है, 12% हो सकता है, 11% हो सकता है। उसके बेसिस पे जो है एलएनजी की प्राइस डिटरमिन होती है। वो ये चीज डिटरमिन करती है कि उस क्रूड ऑयल का अगर एक बैरल है उसमें एनर्जी कंटेंट कितना है, यानी कि कितनी उसमें एनर्जी है, कितनी उसमें तवानाई है जिससे हम बिजली बना सकते हैं या कोई और काम कर सकते हैं। तो उस तवानाई के बेसिस पे जो है इसकी प्राइसिंग होती है। अच्छा, पाकिस्तान ने जब पहले लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करे थे तो उस वक्त जो स्लोप मिला था हमें वो था तकरीबन 13.27% ऑफ क्रूड ऑयल प्राइस। ठीक है जी, ये हो गया। उस वक्त जो था आज से 3 साल 4 साल पहले, ये ज्यादातर जो एलएनजी के प्राइसिंग होती थी वो स्लोप बेस्ड ही होती थी, क्योंकि एलएनजी की बहुत छोटी मार्केट है और इसका कहते हैं बहुत इलिक्विड मार्केट। इलिक्विड मार्केट से मुराद ये है कि ऐसा नहीं है कि आप बाजार मंडी में अगर आपने बोला कि जी मुझे एक कंटेनर जो है मुझे एलएनजी का चाहिए और किसी ने आपके घर पर ला दिया, ऐसा नहीं है कि आप टमाटर लेने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। एलएनजी है एक बहुत स्पेशलाइज्ड कमोडिटी है जिसके स्पेशलाइज्ड कंटेनर होते हैं। तो ये जितनी भी डीलिंग होती है ये P2P या G2G गवर्नमेंट बेसिस पे होती है या कंपनी टू कंपनी बेसिस पे होती है। आप मंडी में जाके एलएनजी नहीं खरीद सकते। मंडी में जाके आप तेल जरूर खरीद सकते हैं। आप बोलेंगे जी मुझे इतना बैरल तेल चाहिए, आपको बहुत से लोग सप्लाई कर देंगे, उसकी लिक्विड मार्केट है। एलएनजी की मार्केट लिक्विड नहीं है। इसीलिए जब टर्मिनल लगाए गए तो उस वक्त जो की इशू था वो ये था कि टर्मिनल तो आप लगा देंगे, मगर उस टर्मिनल को गैस सप्लाई करने के लिए भी कोई आपका बंदोबस्त होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जी आपने घर बना लिया, आपने बोला बिजली अगर कोई देगा तो हम खरीद लेंगे, नहीं देगा तो कोई बात नहीं, ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी सप्लाई सिक्योर करें। उस चीज के लिए हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उस वक्त के जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट थे वो तकरीबन 13 से 14% के दरमियान ही थे। चलें जी, फिर उसके बाद जो है एलएनजी में इन्वेस्टमेंट दुनिया भर में शुरू हुई, क्योंकि मुल्कों को अंदाजा हुआ कि ये गैस जो है वो एक क्लीन फ्यूल है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो फर्नेस ऑयल से या तेल, खाम तेल जिसको बोलते हैं, उससे मूव कर रहे हैं गैस की तरफ। जब इन्वेस्टमेंट शुरू हुई तो एकदम से जो है सप्लाई बढ़ गई एलएनजी की, और फिर एक स्पॉट मार्केट आ गई। स्पॉट मार्केट क्या होती है? स्पॉट मार्केट यही होती है कि मैं आपके पास आया, आपसे मैंने बोला उधर आप मुझे जो है एक जहाज दे दो गैस का। आपने बोला ठीक है मेरे पास एक जहाज एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, आप मुझसे ले लो। बहुत सिंप्लीफाई करके आपको ये बात बता रहा हूँ। स्पॉट मार्केट में ये होता है जो भी डिमांड सप्लाई के डायनामिक्स होते हैं उस हिसाब से उसकी कीमत चेंज होती है। स्पॉट मार्केट में जब कोरोना आया था, जब आपको पता है कोरोना आया, तो उसमें हुआ ये कि बहुत डिमांड नीचे चली गई एनर्जी की, हर चीज की। आपको पता होगा बीच में तेल की कीमत जो है बहुत नीचे चली गई थी, सिफर के करीब आ गई थी। इनफैक्ट कुछ घंटों के लिए तो मनफी भी हो गई थी जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स थे। अच्छा जी, तो उस वक्त जो है वो एलएनजी की कीमत भी नीचे आ गई। वो एक बहुत जो है खुशहाली की लहर दौड़ी कि जी एलएनजी तो इतनी सस्ती हो गई। हमने इतने महंगे कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए थे लॉन्ग टर्म के, जबकि किसी ने इस बात का जिक्र नहीं करा कि जी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट डिड नॉट ऑब्लिगेट यू। आप पे जबरदस्ती नहीं था कि नहीं जी आपको लेने या नहीं लेने। वो आपने एक अपनी सप्लाई सिक्योर करी हुई थी कि जब चाहें आप उस रेट पे दे सकते हैं। अब हुआ ये है कि आज कल जो एक टेंडर आए हैं उसमें जो स्लोप आया है, जो कीमत आई है वो तकरीबन आई है 14% के करीब।
14%, 13.9% इसके आसपास आई है, विच इज ग्रेटर देन द स्लोप फॉर योर लॉन्ग टर्म कतर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब बात बिल्कुल उल्टी हो गई। पिछले 6 महीने से 8 महीने से जो है एक बड़ा शोर मच रहा था कि जी हम कतर से बहुत महंगी गैस ले रहे हैं, मगर अब जो है हमें कतर से सस्ती गैस मिलेगी। वो इसलिए मिलेगी क्योंकि सर्दियों में जो है दुनिया भर में गैस की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि हीटिंग की डिमांड बढ़ जाती है। इसीलिए हमारे मुल्क में भी जो है वो गैस की डिमांड बहुत बढ़ जाती है, गैस की लोड शेडिंग ज्यादातर आपको सर्दियों में ही होती है। तो ये असल जो सिलसिला है बेसिकली चल रहा है कि जी पहले हम स्पॉट पे ले रहे थे, अब हुआ ये है कि जो इतने महंगे टेंडर आए हैं तो अब हमें फिर से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर ही जाना चाहिए कतर वाले पे। अब वो जो लोग हैं उनके ऊपर है उसको किस तरह स्पिन करें कि जिनने महंगी ली है सस्ती ली है। बहरहाल हमें करना वो चाहिए जो कि मुल्क की मईशत के लिए बेहतर हो। और एक चीज और मैं से बताना चाहूंगा कि इवन के इस कीमत पे भी कि अगर इसकी जो एलएनजी की कीमत थोड़ी बढ़ गई है, एलएनजी को इस्तेमाल करना इज मच बेटर, ये ज्यादा मुनाफे की बात है बजाय इसके हम फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करें। अभी हो ये रहा है कि हम बेतहाशा फर्नेस ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए, वो एनवायरनमेंट के लिए भी सही नहीं और महंगा भी बहुत है। तो हो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि जो भी फैसला करने वाले लोग हैं वो एलएनजी के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे बजाय इसके कि जो इनएफिशिएंट लोकल रिफाइनरीज हैं या इनएफिशिएंट फर्नेस ऑयल का जो प्रोसेस है उसके ऊपर फोकस करें। हमारा ये हेल्पफुल ओवरव्यू एंड आई थिंक ज़रूरी बात लोगों के लिए समझना कि टमाटर की तरह नहीं है मार्केट के जब चाया ख़रीद लिया, लेकिन अब स्पॉट मार्केट ऑब्वियसली है। तो मुझे अंदाज़ा है कि अगले चंद दिनों में एटलीस्ट मीडिया पे ये बात चलेगी कि भाई जब कीमतें तेल की या गैस की कोलैप्स कर गई थी मार्च के अंदर, मई के अंदर, इस दौरान में बिटवीन मार्च एंड मई, तो तब जाके हुकूमत ने नवंबर और दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं ले लिए, क्योंकि हमें तो पता था सर्दियों में डिमांड बढ़ जाती है। तो ये कहना कितना मुनासिब हुआ कि भाई वो उनको उस वक्त ले लेनी चाहिए थी सस्ते पे कंटेनर और अभी जाके महंगे में ले रहे हैं। देखें, अगर आपको पता था तो दुनिया को भी पता था कि सर्दियों में जो है कीमत इसकी बढ़नी है, क्योंकि दुनिया अगेन बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मंडियां बैठे हैं, उन सबको पता है कि ये सर्दियों में गैस महंगी हो जानी है। जो कोरोना के दौरान मार्च, अप्रैल, मई में जो कीमत गिरी थी वो बहुत एक टेम्पररी रीजन था। वो ये थी कि डिमांड बिल्कुल कम हो गई थी, सप्लाई बहुत ज्यादा थी, मार्केट ने अपने का बैलेंस जो है फिगर आउट कर लिया है। अब कीमत जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ या जो हिस्टोरिकल लेवल है उसकी तरफ वापस जा रही है। ये कहना सरासर जो है नाइंसाफी होगी हुकूमत के लिए कि जी हुकूमत ने मार्च अप्रैल में सस्ते कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं ले लिए, क्योंकि कुछ बेचने वाला नहीं था। आप खरीदोगे वही जो कि बेचेगा, जब कोई बेचने वाला ही नहीं है तो आप कैसे खरीदोगे जाके। तो ये बात जो है समझना जरूरी है कि जो मार्केट प्राइस होती है इसको जो है कॉन्टेक्स्ट के साथ समझा जाए। यही वाली बात है कि 2017 में आपने अगर 13.7 या 13.2% का स्लोप लिया तो उस वक्त क्या कोई आपको 8% के स्लोप पे दे रहा था? उस वक्त मार्केट के क्या था, मैंने आपसे ग्राफ शेयर करा तो आप देख सकते हैं उस वक्त मार्केट में जो है क्या रेट चल रहा था, क्या उसका ट्रेजेक्ट्री थी। तो आई थिंक जब भी कीमत की बात करें किसी भी फोरम पे बैठ के, किसी भी लेवल बैठ के, जरूरी है कि उस चीज का कॉन्टेक्स्ट और वो जो वक्त था उसको जरूर देखा जाए। आइसोलेशन में बात करना बहुत आसान है। आज से 4 साल पहले मैं बोलूँ कि जी मई 2020 में जो है सिर्फ 5% पे जो है उसका स्लोप था, हमने उस वक्त जो है 4 साल के लिए क्यों नहीं ले लिया? भाई 4 साल के लिए कोई नहीं बेचता। आप एक कॉन्ट्रैक्ट ले लेते, 2 ले लेते, 4 ले लेते, 4 साल के लिए तब भी नहीं ले सकते, तो उसके लिए आपको स्टोरेज स्पेस चाहिए। गैस हो गई, तेल हो गया, इसके लिए आपको बेतहाशा स्टोरेज स्पेस चाहिए होता है। आप ये नहीं कर, अगेन फिर वही वाली बात, मैं टमाटर का एग्जांपल दूंगा कि जी टमाटर नहीं आपने कहीं भी स्टोर कर लिया। इनफैक्ट टमाटर का भी यही मसला है कि उसकी जो प्राइस कीमत उसकी इतनी वॉलेटाइल रहती है, कभी 20 रुपए किलो होता है, कभी 20 रुपए किलो होता है। वो यही है कि हमारे पास स्टोरेज स्पेस नहीं है, टमाटर खराब हो जाता है, इट्स पेरिशेबल, और फिर उसकी सप्लाई कम हो जाती है। आई थिंक ये इन सब चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए बिफोर वी स्टार्ट पॉइंटिंग फिंगर्स। तो क्लोजिंग पॉइंट अम्मा, जब मैं आपकी इस बात से समझ चुका हूँ, और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग हियर, कि गैस लेनी तो लेनी है, इट्स एफिशिएंट, इट्स नीडेड, सर्दियाँ आ रही हैं, गैस की लोड शेडिंग कम करने के लिए कार्गोज तो आने पड़ेंगे, और जो प्राइस आपको मिल रही है वो थोड़ी ज़्यादा है लेकिन लेनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग हुकूमत के पीछे पड़ जाएं कि आपने नुकसान करवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हुकूमत को तो लेनी पड़ेगी और ले तो सही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये बात का भी अंदाजा करना चाहिए कि जो पिछले कई सालों से हुकूमत ने कहानी एक बनाई थी, उस कहानी के कोई कोई वजह नहीं थी बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, लेना चाहिए, ना लेंगे तो वो एक नाइंसाफी होगी। इनफैक्ट
ये एक मैं बात कहना चाहूंगा कि एलएनजी टर्मिनल अभी हमारे पास सिर्फ 2 लगे हुए हैं। एक फुल कैपेसिटी पे चल रहा है, दूसरा जो टर्मिनल है वो आधी 50% और लेस की कैपेसिटी पे चल रहा है। ये जो टेंडर हैं ये उस टर्मिनल के लिए आए हैं। जो जिस तरह पाकिस्तान की हालत चल रही है, जितनी जो सप्लाई का डेफिसिट है, जरूरी है कि 2 टर्मिनल और लगे ताकि आगे जाके ये मसला ना हो। ठीक है, ये चीज समझे 2 साल हो गए हैं या 2.5-3 साल से हमारा कोई नया टर्मिनल नहीं लगा। तो अब ये चीज़ें किस तरह कितना इसको सीरियसली लिया जाता है, क्या कितनी विल है कि वेदर की गैस शॉर्टेज को हमें ख़त्म करना है या नहीं करना? क्योंकि एक चीज़ ज़रा इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंट और क्लीन फॉसिल फ्यूल है, वो गैस है। हमें फर्नेस ऑयल से गैस पे मूव करना चाहिए। एक मैं चीज़ और आपको बताऊँ गैस के कि गैस एफिशिएंट और क्लीन क्यों है? उसमें सिंपली होता ये है कि जब फर्नेस ऑयल का पावर प्लांट चलता है, आप तेल डालते हैं, वो उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 28 से 30% के दरमियान होती है, यानी कि जितनी उसमें एनर्जी कंटेंट उसमें एब्ज़ॉर्ब होता है। मगर जब गैस का पावर प्लांट जो हमने नई जो टरबाइन्स लगी हैं नए पावर प्लांट से, उनकी 55 टू 60% एफिशिएंसी होती है। तो ये जो डेल्टा है आपको 30% से 60% पे ले जाने वाला, इससे आपको फ़ायदा होता है। मतलब दिस इज़ अ कैलकुलेशन और अगर कोई बोलेगा तो मैं और जस्टिफाई भी कर दूँगा ओवर द लास्ट 2 टू 3 ईयर्स पिछले 2 से 3 साल में जब से एलएनजी लगी है, हमने करा क्या है कि फर्नेस ऑयल को सब्स्टिट्यूट करा है एलएनजी से। जो एनर्जी कंटेंट के हिसाब से जो हमने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचाया है, वो तकरीबन 1.5 से 2 अरब डॉलर है। हम्म। दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हम तो देखते हैं ना कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट इतना हो गया, इतना 20 अरब 10 अरब 5 अरब जो भी एक नंबर है वो हो गया, मगर कोई ये नहीं देखता कि यार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने कितनी सेव करी है एफिशिएंट सोर्सेस पे मूव होके। सो आई थिंक जो भी होती है, कोई भी हम एनर्जी यूज करते हैं, कोई भी हम चीज इस्तेमाल करते हैं, उसकी एक अपॉर्चुनिटी और एक इकोनॉमिक कॉस्ट होती है। दैट ऑलवेज नीड्स टू बी कंसिडर्ड, उसको हमेशा मद्देनजर रखना चाहिए। वेल थैंक यू अमार फॉर टेकिंग आउट द टाइम। उम्मीद है जो देखने वाले हैं सुनने वाले हैं उनको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ये, क्योंकि अगेन मेन स्ट्रीम मीडिया पर आप भी चाह चुके हैं, काफ़ी दफ़ा डिस्कशन ब्लेम गेम पे चली जाती है और डिस्पैशनेट एनालिसिस जो होता है कि क्यों हो रहा है और क्यों चीज़ें किस तरह होनी चाहिए उस पर नहीं होती। तो अगेन थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग विलिंग टू कम जॉइन अस ऑन द शो, और एक बार फिर थैंक यू जब कोई नई डेवलपमेंट होगी आपको फिर बुलाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।